नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप? अमृता वंदना जी के कमरे में पहुंचकर उनकी ओर देखते हुए बोली। बैठिए बेटा, अब आंटी जी कहना बंद कर दीजिए। वंदना जी अमृता की ओर देखते हुए बोली। अमृता वंदना जी की ओर आश्चर्य से देखने लगी। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हैं आप मुझे? वंदना जी फिर बोली। नहीं आंटी जी, बस ऐसे ही। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? फिर से अमृता वंदना जी की ओर आश्चर्य से देखते हुए बोली। नहीं बेटा, गलती आपसे नहीं मुझसे हुई है। आपको पहचानने में गलती की है मैंने। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ अमृता, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको क्या क्या नहीं बोला, लेकिन आपने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। अब मैं समझ चुकी हूँ अमृता, आप मेरे बेटे के लिए एकदम परफेक्ट हैं। मैं समझ चुकी हूँ कि पैसे ही सब कुछ नहीं होते। मेरे आदर्श की खुशी सिर्फ तुम्हारे साथ है। इन 3 सालों में मैंने अपने आदि को उसके इस जन्मदिन पर खुश देखा। तुम्हारे बिना कितना उदास रहने लगा था मेरा आदि, और तुमने भी बहुत कुछ सहा है। अगर उस दिन मैंने तुमसे वह सब नहीं कहा होता तो शायद आपके साथ भी इतना गलत नहीं हुआ होता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए अमृता। वंदना जी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपनी नज़रें दूसरी ओर घुमाकर बोली। आप माफ़ी मत मांगिए आंटी जी। मेरे साथ जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मेरे साथ तो वह सब किसी और ने ही किया था और इसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। अमृता वंदना जी के सामने घुटने के बल बैठते हुए बोली। वंदना जी अपने बेड पर बैठी हुई थी तो अमृता उनके सामने ज़मीन पर घुटनों के बल बैठ गई। गलती तो मुझसे हुई थी बेटा, तो माफ़ी मांग लेने दीजिए मुझे। और जानती हो, मैंने रिया के मॉम डैड को आदर्श और रिया की शादी के लिए मना कर दिया है। अब तक तो मैं रिया और आदर्श की शादी करवाना चाहती थी, लेकिन अब तुम ही बनोगी मेरी आदर्श की दुल्हन। आज के बाद आप मुझे आंटी जी नहीं बल्कि मम्मा बुलाएंगी। आज से मैं आपकी मम्मा हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको मैं माँ की कमी मैं कभी महसूस नहीं होने दूंगी। वंदना जी प्यार से अमृता के गालों को छूते हुए बोली। अमृता ने वंदना जी की गोद में अपना सर रख लिया और उन्हें कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वह कुछ नहीं कर पा रही थी। रोइए मत बेटा, अब आपकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि होठों पर मुस्कान होगी। वंदना जी प्यार से अमृता के बालों में हाथ फेरते हुए बोली। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। आज आपने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। आपने आज मुझे मेरी माँ से मिलवा दिया। अमृता अपनी आंखों में आंसू लिए वंदना जी से बोली। अमृता ने वंदना जी को कसकर पकड़ रखा था, जैसे उसे लग रहा हो कि वह भी उससे दूर चली जाएगी। पागल लड़की, उठिए, अब चलिए नीचे, मैंने आपके लिए नाश्ता बनवाया है। वंदना जी अमृता को खुद से दूर करते हुए और उसे ज़मीन से उठाते हुए बोली। अमृता वंदना जी की ओर प्यार से देख रही थी। उसे उनमें अपनी माँ नजर आ रही थी। फिर वंदना जी अमृता को लेकर नीचे आ गई और उसे डाइनिंग टेबल पर बैठा दिया। वह खुद भी अमृता के साथ बैठ गई। बाकी सब भी नाश्ते के लिए आ चुके थे। उन सब ने साथ में बैठकर नाश्ता किया। आदर्श अपनी मॉम और अमृता को साथ में खुश देखकर आज बहुत खुश था। बाबूजी, मैं सोच रही थी कि अब आदर्श की शादी कर देनी चाहिए, वंदना जी दादाजी से बोली। वंदना जी की बात सुनकर अमृता झेंप गई और आदर्श मुस्कुराने लगा। ठीक कह रही हो तुम बहू, अब हमें आदर्श की शादी में ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। इतनी मुश्किल से हमें हमारी बहू रानी मिली है तो अब इसे बांध ही देना चाहिए आदर्श के साथ, ताकि फिर कभी यह हमें आदर्श को छोड़कर कहीं ना जा पाए। दादाजी मुस्कुराते हुए बोले। सबकी बातें सुनकर अमृता तो जैसे शर्म से पानी पानी हो चुकी थी, लेकिन वह वहाँ से उठकर जा भी नहीं सकती थी। फिर वह कुछ सोचकर बोली। दादाजी, आप लोग हमारी शादी के बारे में सोचे, उससे पहले मैं एक बार दिल्ली जाना चाहती हूँ। अंकल आंटी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। रश्मि के मम्मी पापा, तो मैं उनकी इजाज़त लेकर और उनके आशीर्वाद के साथ ही यह शादी करना चाहती हूँ। बहुत अकेले हो गए होंगे वह लोग भी। मैं इतने समय से उनसे ना तो मिल पाई हूँ ना ही बात कर पाई हूँ। मुझे लगा था रश्मि उनके साथ है, लेकिन अब जब मुझे पता चल चुका है कि रश्मि भी उनके साथ नहीं है तो मैं फिर से उन्हें उनकी बेटियों से मिलवाना चाहती हूँ। मुझे भी तो उन्होंने अपनी बेटी ही समझा है हमेशा।
हम दोनों ही उन्हें ऐसे अकेला छोड़कर चले आए, बहुत दुख हो रहा होगा उन दोनों को, लेकिन मैं अब उनके पास जाना चाहती हूँ, उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहती हूँ, क्योंकि उनके बिना मेरी खुशियाँ अधूरी हैं। अमृता ने सबके सामने अपनी बात रखी। जी बेटा जी, आप बिल्कुल जाना चाहिए आपको। उन लोगों ने हमेशा आपका साथ दिया है, अब आपकी बारी है अपना फ़र्ज निभाने की। रश्मि के मम्मी पापा के बिना आपकी और आदर्श की शादी नहीं होगी। आप जाइए और उन्हें भी अपने साथ लेकर आइए। दादाजी बड़ी ही सहजता से अमृता से बोले। हाँ बेटा, आपको ज़रूर जाना चाहिए, वह लोग भी अकेले पड़ गए होंगे आप लोगों के बिना। आपके साथ आदर्श भी जाएगा और रश्मि को भी साथ लेकर जाइए। आदर्श की मॉम अमृता से बोली। जी आंटी जी, अमृता आदर्श की मॉम की ओर देखते हुए बोली। फिर उसने एक नज़र आदर्श की ओर देखा जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। आदर्श को देखकर अमृता को वह सारी बातें याद आ गई जो कुछ देर पहले उसने अमृता से बोली थी। अमृता ने झट से आदर्श पर से अपनी नज़रें हटा दी और वह बाकी सबसे बातें करने लगी। उसकी यह हरकत देखकर आदर्श की हंसी छूट गई। रश्मि, मैं और आदर्श दिल्ली जा रहे हैं, तुम्हें भी हमारे साथ चलना है। अमृता घर पहुंचकर रश्मि से बोली। दिल्ली? दिल्ली किसी काम के लिए जा रहे हो क्या तुम लोग? रश्मि अमृता को देखते हुए बोली। हाँ अभी बताओ ना, किसी काम से जा रही हो दिल्ली या फिर अपने आदर्श बाबू के साथ घूमने की प्लानिंग है? फिर तो रश्मि तुम दोनों के साथ अकेली पड़ जाएगी। एक काम करती हूँ, मैं भी चलती हूँ तुम लोगों के साथ। तुम और आदर्श साथ में घूम लेना और मैं चलूँगी तो रश्मि को भी कंपनी मिल जाएगी। रितिका अपने दांत दिखाते हुए अमृता से बोली। तुम भी ना रितु हर वक्त मजाक के मूड में रहती हो। हम लोग दिल्ली घूमने नहीं जा रहे हैं, बल्कि रश्मि के मम्मी पापा को लेने जा रहे हैं। मुझे उनसे माफ़ी भी मांगनी है। हाँ, अगर तुम भी चलना चाहती हो तो चल सकती हो। अमृता रितिका से बोली। वैसे मुझे तुम लोगों को एक गुड न्यूज़ देनी है। अमृता आगे कुछ बोलती इससे पहले ही बीच में रितिका बोल पड़ी। गुड न्यूज़ है? शादी से पहले? मतलब तुम शादी से पहले ही हम लोगों को गुड न्यूज़ देने वाली हो? रितु, तुम अपना मुंह बंद रखो और अपने इस दिमाग को चलाना बंद करो। पहले मेरी पूरी बात तो सुन लिया करो, फिर उस पर रिएक्ट किया करो। मैं उस गुड न्यूज़ की बात नहीं कर रही थी, बल्कि गुड न्यूज़ यह है कि आदर्श की मॉम हमारी शादी के लिए मान गई हैं। आज उन्होंने मुझे खुद बताया कि वह आदर्श और मेरी शादी कराना चाहती हैं। अमृता रितिका और रश्मि से बोली। सच में? कॉन्ग्रेचुलेशंस अम्मू, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। रश्मि अमृता को गले लगाते हुए बोली और रितिका ने भी उन दोनों को एक साथ गले लगा लिया। मेरी अभी को अब उसका वेटर हाफ मिल जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ अभी। आदर्श जैसा प्यार करने वाला लड़का हर किसी को नहीं मिलता। यू आर सो लकी अभी की तुम्हें आदर्श जैसा लड़का मिला। रितिका अमृता से बोली। सही बोला तुमने रितु, आदर्श जैसा लड़का हर किसी को नहीं मिलता, पर मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हें और मेरी रस्सू को भी आदर्श जैसा लड़का मिले जो तुमसे बहुत बहुत प्यार करे। अमृता रश्मि और रितिका के गले लगते हुए ही बोली। हाँ यार, अभी अपने कान्हा जी से मेरे लिए तो प्रार्थना कर ही देना, क्योंकि मुझे आदर्श जैसा लड़का ही चाहिए जो मुझसे और सिर्फ मुझसे प्यार करे। रितिका अमृता से बोली। रितिका की बात सुनकर अमृता और रश्मि दोनों ही हंसने लगी। फिर रश्मि कुछ सोचते हुए बोली। मैं नहीं आऊँगी दिल्ली। मैं कैसे मम्मी पापा का सामना करूँगी? मैंने उन्हें इतना बड़ा दुख दिया है, उनका भरोसा तोड़ा है। तुम लोग जाओ, मैं नहीं आ सकती। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा रश्मि, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। तुम्हारे माँ बाप हैं, वो ज़्यादा दिनों तक तुमसे नाराज़ नहीं रह सकते। हम लोग तो जा ही रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि उनके आशीर्वाद से ही हमारी शादी हो, लेकिन अगर तुम चलोगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। अमृता रश्मि से बोली। रश्मि अमृता सही बोल रही है, मुझे भी लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ, ना ही तुम्हारे साथ ना ही उनके साथ, लेकिन वह तुम्हारे माँ बाप हैं। एक बार उनसे माफ़ी मांगोगी तो वह लोग ज़रूर तुम्हें माफ़ कर देंगे। रितिका रश्मि से बोली। लेकिन अम्मू, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उनका सामना कैसे करूँगी। रश्मि बोली। तुम अकेली नहीं जा रही हो रश्मि, हम लोग भी तुम्हारे साथ हैं। और ये ऋतु, ये भी तो है साथ चल रही है ना। बहुत बड़ी नौटंकी है ये, कुछ भी करके अंकल आंटी को मना ही लेगी। अमृता रितिका और रश्मि को देखते हुए बोली। ठीक है अम्मू, अगर तुम कह रही हो तो मैं चलूँगी। मैं भी मम्मी पापा से मिलना चाहती हूँ, उनसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। रश्मि बोली।
चलो ठीक है रश्मि, तुम रेस्ट करो, हम लोग ऑफिस जाकर आते हैं, अब लेट भी हो रहा है। वैसे हम लोग आज जल्दी वापस आ जाएंगे। अमृता रश्मि से बोली। अम्मू मैं बोर हो जाती हूँ यार घर पर, मैं ना आदर्श सर के घर पर जाकर आती हूँ, वहाँ निशा और नमन है तो कुछ देर मेरा भी मन लग जाएगा। रश्मि अमृता से बोली। ठीक है रश्मि, तुम आदर्श के घर चली जाना, हम लोग निकलते हैं ऑफिस के लिए। अमृता रश्मि से बोली। फिर रितिका और अमृता ऑफिस के लिए निकल गई। कुछ देर बाद रश्मि भी आदर्श के घर के लिए निकल गई, लेकिन वह जिस ऑटो में जा रही थी रास्ते में वह खराब हो गया। जिस जगह पर वह ऑटो खराब हुआ वह एक सुनसान इलाका था, तो रश्मि ने सोचा कि वह कुछ आगे तक पैदल ही चली जाए, शायद आगे जाकर उसे कोई ऑटो मिल जाएगा। वह कुछ आगे ही पहुंची थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की, दूर रहो मुझसे, मेरी ज़िंदगी तो तुमने बर्बाद ही कर दी, क्या चाहते हो और मुझसे? छोड़ो मुझे वरना मैं पुलिस में जाकर तुम्हारी कंप्लेन कर दूंगी। रश्मि लगभग चीखते हुए बोली। मुझे ले जाओगे तुम पुलिस में? जब मैं तुम्हें जाने दूंगा तब तो तुम जाओगी ना। बहुत दिन रह गई तुम मुझसे छुपकर, अब जाकर हाथ आई हो मेरे, तो मैं इतनी आसानी से तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? एक आदमी जिसने कसकर रश्मि को उसकी कमर से पकड़ रखा था वह बोला। छोड़ो मुझे, तुमसे ज़्यादा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। शर्म नहीं आती तुम्हें इतनी घटिया और चीप हरकतें करते हुए? रश्मि फिर से चीखते हुए बोली। हाँ हूँ मैं घटिया इंसान, अब तुम अपनी सोचो, तुम्हें इस घटिया इंसान से अब कौन बचाएगा? अब तुम नहीं भाग सकती मुझसे, चलो मेरे साथ। वह आदमी रश्मि का हाथ पकड़कर लगभग उसे खींचते हुए लेकर जाने लगा। छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ छोड़ो मुझे, दर्द देकर क्या मिल जाएगा तुम्हें? जाने दो मुझे, मेरी ज़िंदगी तो तुम पहले ही बर्बाद कर चुके हो, अब और क्या चाहते हो मुझसे? छोड़ो मेरा हाथ। रश्मि उस आदमी के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोली। नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरी हो और तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने किसी और को फंसा लिया हो? वह आदमी एक कुटिल मुस्कान लिए बोला। अपनी गंदी जुबान से कुछ मत बोलो मेरे लिए, ना जाने कौन से बुरे कर्म किए थे मैंने जो मुझे तुमसे प्यार हुआ था कभी। रश्मि चीखते हुए उस इंसान से बोली। प्यार किया था मतलब अब नहीं करती? अब तो मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि तुम्हें कोई और मिल गया है। वह लड़का फिर से अपनी कुटिल मुस्कान के साथ रश्मि से बोला और फिर वह रश्मि को खींचते हुए लेकर जाने लगा। तभी उसके मुंह से एक जोरदार मुक्का लगा, जिस कारण उसकी पकड़ रश्मि के हाथ से ढीली पड़ गई और रश्मि अपना हाथ छुड़ाकर उस दूसरे आदमी से पीछे जाकर खड़ी हो गई। कौन है बे तू? ये मेरा और मेरी पत्नी के बीच का मामला है, तू होता कौन है हमारे बीच में आने वाला? रोहन? जी हाँ ये रोहन है, रश्मि का पति, जो रश्मि के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आ रहा था। उस दूसरे आदमी की ओर देखते हुए बोला। तुम इस लड़की के साथ इतनी बदतमीजी से पेश आ रहे हो और फिर कह रहे हो यह तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी के बीच का मामला है। मुझे तो तुम्हारी बातों में या तुम्हारे व्यवहार में तुम्हारी पत्नी कहीं नज़र नहीं आ रही। तुम्हारी पत्नी की सहमति तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है, उसे दर्द हो रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम जैसे घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। वह दूसरा आदमी रोहन की ओर गुस्से से देखते हुए बोला। तू होता कौन है बे, मुझे सही गलत सिखाने वाला? कहीं इसने तेरे साथ तो मुंह काला नहीं किया है? रोहन एक कुटिल मुस्कान के साथ बोला। फिर रोहन के मुंह पर एक जोरदार तमाचा पड़ता। ये तमाचा रश्मि ने उसके मुंह पर मारा था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की? तुम्हारा पति हूँ मैं, तुम मुझ पर ऐसे हाथ नहीं उठा सकती। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। रोहन रश्मि से गुस्से की ओर देखते हुए बोला। मुझे तो ये बहुत पहले कर देना चाहिए था, लेकिन तब मुझ में हिम्मत नहीं थी। अगर मैंने पहले ही तुम्हारे मुंह पर तमाचा जड़ा होता तो आज तुम्हारी हिम्मत नहीं होती मेरे साथ ऐसा बर्ताव करने की। कुछ नहीं लगते तुम मेरे, तुम जैसे इंसान के साथ मैं कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। रश्मि गुस्से से रोहन को देखते हुए बोली। ओ, तुम्हारे तो अब पर निकल आए, बहुत ऊंचा उड़ने लगी हो तुम। लेकिन याद रखना मुझे पर कुतरना बहुत अच्छे से आता है। तुम्हें मैं ऐसी सज़ा दूंगा कि आगे से मुझ पर हाथ उठाना तो दूर, तुम मेरे सामने अपनी जुबान खोलने की भी हिम्मत नहीं करोगी। रोहन चीखते हुए रश्मि से बोला। क्या करेगा तू? हाथ लगाकर दिखा। रश्मि को तेरे हाथ काट कर ना रख दिए तो कहना। तेरी हिम्मत कैसे हुई इससे इस तरह से बात करने की? वह दूसरा आदमी गुस्से से रोहन की ओर देखते हुए बोला। क्यों बे, तू आशिक है क्या इसका, जो तुझे इतनी फिक्र हो रही है?
रोहन उस आदमी की ओर देखते हुए बोला, मेरा इसके साथ कुछ भी रिश्ता हो, मुझे तेरे सामने सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसा घटिया इंसान कुछ समझ नहीं सकता, अगर इसकी लाइफ में कोई और आ भी जाता है तो क्या गलत है इसमें? वाह, ज़िंदगी भर तुम जैसे इंसान के साथ तो नहीं रह सकती ना। वैसे तो जैसा इंसान किसी के भी लायक नहीं है। वह दूसरा आदमी गुस्से से रोहन की ओर देखते हुए बोला। रोहन फिर से रश्मि की ओर बढ़ा। वह जैसे ही रश्मि का हाथ पकड़ने को हुआ, इससे पहले ऋत्विक ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोला, हिम्मत भी मत करना इसको हाथ लगाने की। क्यों बे, तेरे खून में इतना उबाल क्यों आ रहा है? ये तेरी पत्नी है और ये मेरी पत्नी है और इसे हाथ लगाने का मुझे पूरा हक है। वैसे इसने खुद अपनी मर्जी से मुझसे शादी की थी, अब इस पर सिर्फ मेरा हक है, समझा तू? रोहन ऋत्विक से बोला, हक है तेरा इस पर। पहले एक औरत को सम्मान देना तो सीख ले, फिर उस पर अपना हक जताना, समझ गया या फिर से समझाऊं? ऋत्विक रोहन की ओर गुस्से से देखते हुए बोला, तू मुझे सही गलत मत सिखा। जो खुद दूसरे की पत्नी का हाथ पकड़कर खड़ा है, वो क्या मुझे सही गलत का पाठ पढ़ा रहा है? रोहन ऋत्विक के हाथ की ओर देखते हुए बोला, जिससे उसने रश्मि का हाथ पकड़ा हुआ था। हाँ, थाम रखा है मैंने रश्मि का हाथ, और हाथ थामा है तो अब छोड़ूंगा नहीं। ऋत्विक रश्मि की ओर देखते हुए बोला। रश्मि तो ऋत्विक की ओर एकटक देख ही रही थी, क्योंकि जितना सेफ ऋत्विक के साथ महसूस कर रही थी, उतना सेफ उसने रोहन के साथ कभी भी महसूस नहीं किया था। ओह, मतलब तुम अब मेरी बीवी का हाथ थामोगे? लेकिन सोच लो एक बार, क्योंकि यह पहले ही मेरी हो चुकी है। समझ रहे हो ना, तुम मेरी हो चुकी हो। ये मेरा क्या मतलब है? रोहन फिर अपनी उसी कुटिल मुस्कान के साथ रश्मि को देखते हुए बोला, तुम और तुम्हारी सोच। मेरी एक बात याद रखना, आज के बाद रश्मि के आसपास भी मत दिखाई देना, वरना तुम्हारा वह हस्र करूँगा कि तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचोगे। ऋत्विक गुस्से से रोहन को देखते हुए बोला, फिर वह रश्मि की ओर देखते हुए बोला, चलो रश्मि, इस आदमी के मुंह लगने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस जैसे घटिया इंसान की तो मैं शक्ल भी देखना नहीं चाहता। चलिए, मैं भी इस इंसान को अब एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती, रश्मि बोली, और वह ऋत्विक के साथ जाने लगी। तभी ऋत्विक कुछ सोचकर पीछे मुड़ा और वह रोहन को देखते हुए बोला, डाइवोर्स पेपर्स तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे और तुम्हारी भलाई इसी में है कि चुपचाप डाइवोर्स पेपर पर साइन कर दो, वरना तुम्हारा वह हाल करूँगा कि तुम खुद को पहचान भी नहीं पाओगे। यह बोलकर उसने रश्मि का हाथ पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी की ओर लेकर चला गया। थैंक यू सो मच, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। रश्मि ऋत्विक से बोली, गाड़ी में बैठो। ऋत्विक रश्मि से बोला और उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। रश्मि भी चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। ऋत्विक भी गाड़ी में बैठा और उसने ड्राइविंग सीट संभाल ली। फिर वह रश्मि की ओर देखते हुए बोला, कहाँ जा रही थी तुम अभी? वो घर में अकेले रहकर मैं बोर हो जाती हूँ। अम्मू और रितिका भी ऑफिस के लिए निकल गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी आदर्श सर के घर चली जाती हूँ। वहाँ नमन और निशा के साथ मेरा भी मन लग जाएगा। रश्मि ऋत्विक को देखते हुए बोली, आज से तुम मेरे साथ चलोगी, मेरे ऑफिस, वहाँ काम करोगी तो तुम्हारा मन लगा रहेगा। ऋत्विक रश्मि से बोला, लेकिन मैं कैसे? रश्मि ऋत्विक की ओर देखते हुए बोली, क्यों, तुम क्यों नहीं? वहाँ रितिका और मिस शर्मा भी है, वह दोनों तुम्हें काम सिखा देंगी। ऋत्विक रश्मि से बोला। फिर उसने गाड़ी स्टार्ट की और अपना पूरा ध्यान ड्राइव करने में लगा दिया। ऋत्विक का ध्यान गाड़ी चलाने में था, लेकिन आज उसने रश्मि का पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। रश्मि मन ही मन सोच रही थी, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। दोस्तों, अगर आपसे इस कहानी का कोई भी भाग छूट गया है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तब तक के लिए नमस्कार।